हेलो एवरीवन, वेलकम टू IUSPCS मास्टर क्लास। देखिए फ्रेंड्स, यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा जो कि होने वाली है 14 मई को, तो इसमें जनरल साइंस के कुल मिला के कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर एक आंकड़ा आप लगाएं और जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर हैं जिसको आप लोग PYQ कहते हैं, उनको अगर आप देखें तो प्रतिवर्ष 20 से अधिक सवाल पूछे जा रहे हैं इस टॉपिक से। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही अहम हो जाता है। साथ ही साथ अगर हम एनालिसिस करें 2022 और 2021 का, तो यहाँ पर भी कुल मिला के 20 से ज़्यादा प्रश्न सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस से पूछे गए थे। प्रश्नों की प्रकृति जो कि 2015 में बहुत ही सरल हुआ करती थी, धीरे धीरे 2017 के बाद अब जो नई प्रकृति बन रही है वो काफ़ी चेंज हो रही है। हम यहाँ पर 2022 और 2021 के आधार पर ये पता लगाने का प्रयास करेंगे कि आपको कौन कौन से टॉपिक हैं जिन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको बिना पढ़े आपको एग्ज़ाम में नहीं जाना है, और साथ ही साथ कुछ ऐसे बिंदुओं पर भी चर्चा होगी जो कि इस वीडियो में सापेक्ष रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 2022 के प्रश्न। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर पर्यावरण के लिए खतरा, ये बहुत ही आसान सवाल पूछा गया था। नीम की उपयोगिता से आप परिचित हैं, बबूल के भी और केला के भी, तो यूकेलिप्टस आपका यहाँ पर आंसर बन रहा था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन यानी कि DDT ये क्या है। थोड़ा सा इसको अगर आप देखेंगे इंग्लिश वर्जन में तो ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो यानी कि DDT जो है, अब यहाँ पर देखो मिलते जुलते दो ऑप्शन हैं। एक तो B है नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, दूसरा है बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। तो आप जानते हैं ये DDT है, ये ऑप्शन B सही रहेगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट मतलब अजैव अपघटनीय प्रदूषक। फिर देखिए अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था। यहाँ पर देखो प्रश्नों के बारे में हम जब बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण यानी कि संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो 1971, 1974, 1981 और 1986। सही जवाब इसका ऑप्शन D है। अगला क्वेश्चन होगा कि थर्मोगतिकीय यानी कि थर्मोडायनेमिकली के रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है। थर्मोडायनेमिकली द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन इज ग्रेफाइट। ठीक है, सबसे हार्ड अगर माना जाता तब डायमंड होता, लेकिन यहाँ पर क्या रहा है मोस्ट स्टेबल फॉर्म, तो ये ग्रेफाइट ही आपका आंसर बनेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुल मिला के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे लगभग 50 से ज़्यादा प्रश्न हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। जहाँ पर जरूरत पड़ेगी वहाँ पर मैं आपको व्याख्या भी दूंगा। और प्रश्नों को अगर आप देखेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि यहाँ पर 3 टॉपिक मेन हैं। बायोलॉजी के साथ साथ आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी पढ़ना पड़ेगा। नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। प्राकृतिक गैस मतलब नेचुरल गैस। तो विच एमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस। तो दोस्तों इसका आंसर क्या बनेगा बताओ। इसका आंसर देखिए फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर बन रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 19 है, और इसका आंसर है मेथेन। ठीक है, मेथेन इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट होगा आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पादप रोग दिए गए हैं और फिर उसके कारक, जैसे कि खट्टे नासर रोग ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। गन्ने का लाल सड़न रोग ये किसकी वजह से होता है, यह कवक की वजह से होता है। आलू का कृष्णकांत रोग ये होता है ऑक्सीजन की कमी से। और गेहूं का साहू रोग ये कीटों की वजह से होता है। तो एक तरीके से आप इसे EVS का सवाल भी मान सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा किसका कारक होता है। तो प्रश्न में इन्फ्लुएंजा जुड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग ऑप्शन D पर जाएंगे जो कि गलत होगा। बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ये निमोनिया का कारण होता है, तो आपका यही आंसर बनेगा ऑप्शन C। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव क्या होता है। प्रकाश रासायनिक धुंध, अब यहाँ पर फोटोकेमिकल स्मॉग लिखा जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। इसका ऑप्शन B करेक्ट है, ओजोन। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका यहाँ पर मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। तो यहाँ पर देखो एसडीजी के लक्ष्य दिए गए हैं, सतत विकास लक्ष्य एसडीजी के, और किससे संबंधित हैं। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल रट लेना, क्योंकि अगर एग्जाम में नहीं भी पूछा गया तो भी इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पर जो एसडीजी 10 है, ठीक है, एसडीजी 10 का जो संबंध है वो किससे है, रिड्यूस्ड इनइक्वलिटीज से है, असमानताओं में कमी। इसके बाद एसडीजी 13 इसका संबंध क्लाइमेट चेंज से है, यानी कि जलवायु परिवर्तन। और एसडीजी 14 का संबंध जल के नीचे वाले जीवन से है, और एसडीजी 15 भूमि पर जीवन। तो इस प्रकार से इसका इंग्लिश वर्जन भी एक बार देख लीजिए आप लोग। एसडीजी 10 रिड्यूस्ड इनइक्वलिटीज, इसको आसान रहेगा याद करने में। एसडीजी 13 क्लाइमेट चेंज, एसडीजी 14 लाइफ बिलो वाटर, और एसडीजी 15 लाइफ ऑन लैंड। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका यहाँ पर बन रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज बायोडिग्रेडेबल। कौन सा मटेरियल है जो कि यहाँ पर बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि इसको कीटाणु जो है वो अपघटित कर सकते हैं। तो कांच की बोतल, एल्यूमिनियम की फाइल और प्लास्टिक के कप नहीं कर सकते, ऊन को कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सल्फा ड्रग किस प्रकार की औषधि है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो सल्फा ड्रग होती है वो एंटी बैक्टीरियल होती है, तो आपका जवाब बनेगा ऑप्शन डी, सल्फा ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हीट इंजन्स कार्बोरेटर इज यूज्ड। जो कार्बोरेटर होता है वो किस प्रकार के इंजन में प्रयोग में लाया जाता है। तो पेट्रोल इंजन में, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। फिर देखिए यहाँ पर असर्शन दिया गया है और रीजन दिया गया है, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो कथन है कि ए सॉल्यूशन ऑफ टेबल साल्ट इन ए ग्लास ऑफ वाटर इज होमोजीनियस। तो अगर एक ग्लास है और उसमें 1 चम्मच आप साल्ट डाल देंगे तो जो उसका फैलाव होगा वो होमोजीनियस ही रहेगा, ये सही है। रीजन दिया जा रहा है कि ए सॉल्यूशन हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन थ्रो आउट इज होमोजीनियस। ये रीजन आपका गलत है, मतलब कथन सही है और कारण गलत है। तो मतलब ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। इसका हिंदी वर्जन भी देख सकते हैं आप, ये इसका हिंदी वर्जन है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी हरित गृह गैस नहीं है। हरित गृह गैस मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, दैट इज ऑर्गन। ऑर्गन जो होती है वह ग्रीन हाउस गैस में नहीं आती है। अगला क्वेश्चन होगा, अच्छा चलो हम आगे बढ़ते हैं, हम बात कर रहे हैं केवल साइंस पर, तो साइंस को ही देखेंगे। शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में मिलती है। तो शनि ग्रह का जो वायुमंडल है वहां पर सबसे ज़्यादा जो गैस मिलती है वो मेथेन पाई जाती है। कौन सी गैस, मेथेन। तो ये बिल्कुल जो है याद होना चाहिए आपको। फिर इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है, बताइए। डेंगू बुखार अगर आप बता देंगे यहाँ पर एनाफिलीज तो गलत हो जाएगा, एशियाई बाघ मच्छर भी गलत है, क्यूलेक्स भी गलत है, एडीज आपका सही जवाब है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो चलो डी से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे जो दाब का मात्रक होता है एसआई यूनिट वो पास्कल रहता है, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट है। उष्मा ये जूल में मापी जाती है, सही है। लेंस की क्षमता डायप्टर में मापी जाती है, इंडिकेशन डी होता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता, इसको मापने का जो मात्रक है वो BQ है, BQ मतलब बेकुरल, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखो जो क्यूरी दिया गया है, तो क्यूरी जो है ये अलग मात्रक होता है, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ की ये रेडियो धर्मिता की माप करता है। क्यूरी जो होती है ना वो रेडियो धर्मिता की माप करता है, जबकि रेडियो एक्टिव पदार्थ सक्रियता की माप हेनरी बैकुरल के नाम पर बैकुरल इसका मात्रक होता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये क्यूरी नहीं, यहाँ पर बैकुरल होना चाहिए था। फिर आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न है आपका कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। जो CNG होती है
वो मुख्यतः किससे बनती है? तो देखो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर बनेगा डेफिनेटली आप इसका आंसर दे पा रहे होंगे, मेथेन से। मेथेन सबसे ज़्यादा होती है, इसके कंपोजिशन में 93.5% मेथेन रहती है और बाकी कुछ और भी कंपोजिशन इसका रहता है। तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी मेथेन से बनती है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नियोप्रीन विशिष्ट रबड़ होता है, सही है। एस्पार्टम या संश्लेषित मधुरक होता है, ये भी सही है। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है, जबकि रेयान क्या है? रेयान को बताया जा रहा है यहाँ पर रूपांतरित स्टार्च, ये गलत हो जाएगा। रेयान एक्चुअल में कृत्रिम सेल्यूलोज फाइबर है, ये एक प्रकार का आर्टिफिशियल फाइबर है जो कि सेल्यूलोज से बनता है, तो सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी। ठीक है, इंग्लिश वर्जन आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी थ्रू। सौर ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा में किस प्रकार से बदला जा सकता है? ड्राई सेल से? नहीं। लैग्रांजे सेल? जी नहीं। फोटोवोल्टिक सेल्स या वोल्टिक सेल्स? तो फिलहाल आपका ऑप्शन बनेगा फोटोवोल्टिक सेल्स, दैट इज ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन, अब देखो कई जगहों पर आपको जो है वोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा और फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा में से एक आंसर आपको चुनना पड़ेगा। तो आपका सही जवाब ऑप्शन कौन सा बनेगा बताओ? तो इसका सही जवाब फोटोवोल्टिक सेल ही रहेगा, मतलब ऑप्शन डी ही, मतलब ऑप्शन डी पर ही जाना है आपको। ऐसा नहीं कि आप सी पर चले जाएं, सी आपका गलत हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। क्रांति और किससे संबंधित है? गोल्डन क्रांति जो है यह बागवानी और शहद से संबंधित है। ग्रे क्रांति उर्वरक से संबंधित है। पीली क्रांति यह तिलहन से संबंधित है। काली क्रांति ये पेट्रोलियम से संबंधित है। तो इस प्रकार आपको इसको भी याद रखना है। फिर क्वेश्चन ये पूछा गया था यहाँ पर कि पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? इंग्लिश वर्जन देखते हैं। द अर्थ एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो योर आंसर इज ऑप्शन ए, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, दैट इज ए, ये आपका करेक्ट रहेगा। हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। समझ रहे हैं आप? हमारे द्वारा जो ऊर्जा के अधिकांश स्रोत हैं वो संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें बायोमास एनर्जी हो गई, भूतापीय ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा भी एक तरीके से इस्तेमाल में जब हम लाते हैं तो उसका भी संबंध कहीं ना कहीं सूर्य से ही है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा का संबंध सूर्य से नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोविड-19 को दिया जाने वाला सिनोवैक, कोविड-19 जो बीमारी आई थी तो सिनोवैक जो था वो एक व्होल वायरस वैक्सीन था, मतलब ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। तो यहाँ पर देखेंगे आप तो कुल मिला के 20 से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे। ये 2022 के प्रश्न थे। प्रश्नों का लेवल आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो 2021 के जो प्रश्न हैं उसको देखते हैं। सीरीज बी है 2021। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है किससे? फ्लाई ऐश प्रदूषण, देखो फ्रेंड्स, ये होता है ताप विद्युत संयंत्र से, यानी कि थर्मल पावर प्लांट से, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? संतरा में विटामिन ए पाया जाता है, ये गलत हो जाएगा। विटामिन सी नींबू में मिलता है। विटामिन डी काठ मछली के तेल में मिलता है और विटामिन B6 धान के चोकर में मिलता है। तो मतलब 3 सही है, लेकिन ए आपका गलत है। विटामिन ए का सोर्स संतरा नहीं होता है, ये आपको पता है कि सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? सामान्य दृष्टि के लिए रेटिनॉल जरूरी होता है और यही होता है आपका विटामिन ए। ठीक है, तो ये याद रखना, विटामिन ए को ही रेटिनॉल भी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बाटुलिज्म क्या है? बाटुलिज्म तो ये फूड बोर्न इंटॉक्सिकेशन होता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। ये आप रट लेना। और इसका कारण क्या होता है? एक जीवाणु होता है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। क्या नाम है? क्लोस्ट्रीडियम बाटुलिनम,
इसके बाद आगे बढ़ते हैं। विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? विद्युत विभव दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि केवल पहला विकल्प यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, कथन दिया गया है, कारण दिया गया है, मानव शरीर के लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। ह्यूमन बॉडी सिंथेसिस ऑल द विटामिन रिक्वायर्ड बाई इट, तो ये गलत है। शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं, ये सही है। ए गलत है, आर सही है, तो ऑप्शन डी आपका उत्तर बनेगा। फिर देखते हैं निम्नलिखित में कौन अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी को परावर्तित करता है? तो रेत का रेगिस्तान, धान की खेती की भूमि, ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि, प्रेरी भूमि, समशीतोष्ण, अच्छा इसको कहते हैं प्रेरी लैंड। तो यहाँ पर देखो सूर्य की रोशनी को परावर्तित ज़्यादा करेगा ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि, ये ज़्यादा चमकेगी, ठीक है, जो ज़्यादा चमकदार होगी वो ज़्यादा रिफ्लेक्शन करेगी। रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? देखो बहुत सारे लोग इसका आंसर नाइट्रेट बताएंगे। नाइट्रेट जब बॉडी में जाता है उसके बाद मेट हीमोग्लोबिन जो होता है वो उपस्थित हो जाता है, और ये ऑक्सीजन का जो मतलब कैरियर होता है उसको डिस्टर्ब करता है। तो बेसिकली जो होता है ना, उपस्थिति किसकी होती है? मेट हीमोग्लोबिन की होती है। तो आपका आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए, ऑप्शन डी नहीं होना चाहिए। गलत उत्तर मत लगाना। नाइट्रेट बॉडी में गया बच्चे के तो त्वचा नीली पड़ने लगती है, जिसकी वजह से इस बीमारी को ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। ऑक्सीजन कमी होती है इसकी उपस्थिति से, मेट हीमोग्लोबिन बनने की वजह से। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है? टापा कपड़ा जो होता है ये मोरेसी कुल के पौधे से बनता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। फिर होगा अगला क्वेश्चन कि लौंग किसका निरूपण है? तो यह फूलकली होती है। लौंग जो होती है फूलकली होती है। फूलकली मतलब फ्लावर बड। एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मॉस्किटो बॉर्न डिजीज? तो डेंगू फीवर, फाइलेरियासिस, मलेरिया, तीनों ही कारण जो होते हैं ये मच्छर की वजह से होते हैं। स्लीपिंग सिकनेस, सोने की जो बीमारी होती है, यह सीसी नामक एक मक्खी की वजह से होती है। तो हमारा जवाब बनेगा ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ब्लड ग्लूकोज लेवल इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड एज? जिनको शुगर होता है जब वो शुगर मापते हैं तो उसको किस यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं? आपने देखा होगा लिखा रहता है मशीनों पर mgdl, मतलब मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? एसिड प्रेजेंट इन विनेगर इज एसिटिक एसिड, सही है। कंपाउंड प्रेजेंट इन बोन्स, कैल्शियम फास्फेट, ये भी सही है। सॉरिंग ऑफ मिल्क यानी कि दूध का जो खट्टापन होता है वो नाइट्रिक एसिड की वजह से होता है, बताया जा रहा है, गलत है। यह लैक्टिक एसिड होता है। बाकी एसिड प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस, आमाशय में जो रस होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स हैज जीरो चार्ज? तो किस कण पर कोई भी चार्ज नहीं होता? या न्यूट्रिनो होता है, नाम से ये स्पष्ट है कि भैया हम न्यूट्रल हैं, तो हम पर कोई चार्ज नहीं है। और विच रेफरेंस टू द रेडियो एक्टिविटी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट है? विथ रेफरेंस टू द रेडियो एक्टिविटी, तो पहला स्टेटमेंट है रेडियो एक्टिविटी इज ए न्यूक्लियर प्रॉपर्टी, ये करेक्ट है। हाइड्रोजन बॉम्ब इज प्रिपेयर्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिशन, भैया हाइड्रोजन बम जो होता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन पे बनता है। तो दूसरा तो गलत है, पहला यहाँ पर सही है, मतलब उत्तर देंगे आप ऑप्शन ए वाला। फिर देखिए, डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर टेक्स प्लेस ड्यू टू? डिफ्यूजन ऑफ लाइट, अब यहाँ पर हिंदी समझ लेते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या होता है? धूल कण होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगर धूल के कण ना हो तो रोशनी जो होती है ना आपके कमरे में जो आती है वो आए ही ना, ठीक है। तो हर चीज़ की उपयोगिता है इस धरती पर, बहुत ही सोच समझ की दुनिया बनी है। विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो विलियम, गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्रिश्चियन बर्नार्ड, ठीक है।
विश्व का जो पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था वो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजन का आवश्यक अवयव नहीं है। नाइट्रोजन इज नॉट एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ क्लोरोफिल, आरएनए, डीएनए और कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो तो आपको पता ही होगा, क्या होता है बताओ। देखो इसको एक्सप्रेस करते हैं CXH2OY से, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन नहीं है तो यही आपका ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रूट्स स्टोर्ड इन ए कोल्ड चैम्बर एग्जिबिट लॉन्गर स्टोरेज लाइफ बिकॉज ऑफ द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज डिक्रीज्ड। मतलब ऑप्शन सी इसका यहाँ पर सही आंसर है। शीत प्रकोष्ठ में जब कोल्ड स्टोरेज में आप फलों को भंडारित करते हैं तो उनका जो लाइफ टाइम है वो बढ़ जाता है, क्योंकि श्वसन दर जो होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। और इसके बाद कौन सा एलपीजी का मुख्य अवयव है ये बताइए। एलपीजी का जो मुख्य अवयव होता है वो ब्यूटेन रहता है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है। राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है। राइबोफ्लेविन क्या होता है, ये विटामिन कौन सा होता है, विटामिन B2, ठीक है। अब देखो विटामिन से संबंधित प्रश्न जो होते हैं ना अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कई बार तो नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये कौन सा विटामिन होगा। तो राइबोफ्लेविन कमी से चेइलोसिस नामक रोग हो जाता है। विटामिन B2 की कमी से चेइलोसिस रोग होता है। यहाँ पर मैं पूरी लिस्ट आपके लिए लेकर आया हूँ, इसको एक बार देख लीजिए और यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। एक मिनट रुकिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये नाम बिल्कुल रट लेना आप लोग। विटामिन ए को कहते हैं रेटिनॉल, विटामिन डी को कहते हैं कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई को कहेंगे टोकोफेरॉल, विटामिन के का नाम होता है, क्या नाम होता है, फ्लोक्विनोन्स। क्या नाम होता है, फ्लोक्विनोन। इसके बाद विटामिन B1 है, थायमीन होता है। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, विटामिन B3 को नियासिन कहते हैं, विटामिन B5 को क्या कहते हैं, पैंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 को कहते हैं पायरिडोऑक्सिन या इसको आप ऐसे भी कुछ लोग पढ़ते हैं पेरिडॉक्सिन भी कह लेते हैं, पेरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन, जो भी पढ़िए आप। विटामिन B7 को कहते हैं बायोटीन, आपके नाखून और बालों के लिए ये अच्छा माना जाता है। B9 को कहते हैं फॉलिक एसिड, B12 को कहेंगे, क्या कहेंगे, यहाँ पर देखिए साइनोकोबाल्मिन, विटामिन B12 होता है। विटामिन C को कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये नाम बिल्कुल रट लेना आप लोग। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल क्या है। ये सारे जो प्रश्न हैं ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से जाकर एक बार देख के फिर से लगाने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल मतलब क्या होता है कि फेफड़ों में जब आप सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, इस दौरान ये जो स्थान होता है ऑप्शन डी वाला अल्वियोलाई या अल्वियोली, यही वो स्थान है जहाँ पर ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है कि आदान प्रदान होता है। तो फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल यही होता है, यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और ऑक्सीजन ले ली जाती है। तो ऑप्शन डी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्नों की प्रकृति आप देखकर समझ रहे होंगे कि 2015 तक जो प्रश्न होते थे बहुत ही फैक्चुअल होते थे, लेकिन अब आपसे ये डीप नॉलेज की अपेक्षा करते हैं। मतलब ये कि जो भी PYQs हैं उनको जरूर देखिएगा, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, खासतौर से अक्टूबर 2022 के बाद से जो भी परीक्षाएं हुई हैं UPPSC की, सभी के क्वेश्चन पेपर मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा। सभी को देखना है आपको, क्योंकि उसमें से कोई भी प्रश्न एग्जाम में दोबारा से पूछा जा सकता है। और जब आप वीडियो देखते रहेंगे तो आपको पता भी चलता रहेगा कि किस प्रकार से आपको अपनी तैयारी को किस दिशा में लेकर चलना है। निम्नलिखित में कांच का कौन सा प्रकार पराबैंगनी किरणों को काटता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्लास कैन कट ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज दैट इज क्रूक्स ग्लास। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। जो क्रूक्स ग्लास होता है ये अल्ट्रा वायलेट रेज को काटता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लाइकेन होता है इसका आंसर। फिर अगला क्वेश्चन था ए नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस, ये तो तीनों सही हैं। पेट्रोलियम जो होता है वो नॉन रीन्यूएबल है, एक बार खत्म हो गया तो काम खत्म।
इसके बाद तो चलो यही सब प्रश्न थे, कुल मिला के लगभग 50 से ज़्यादा प्रश्न हमने यहाँ पर पढ़े हैं और उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में। ये सभी प्रश्न आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर, वहाँ पर मैं शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से डाउनलोड करके एक बार पुनः लगाने का प्रयास कीजिएगा। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई डाउट हो तो एक बार वीडियो को दोबारा से देखिएगा, लेकिन सभी प्रश्न आप लोग पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में कुछ और ही ऐसे दिलचस्प साथ ही साथ नॉलेजेबल और संभावित प्रश्नों को लेकर मैं आता रहूँगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। अगर यहाँ तक आ गए हैं तो लाइक करके बता दीजिए ताकि हमें भी लगे कि हाँ कितने लोगों ने इस वीडियो को पसंद किया। थैंक यू सो मच।